हेलो गाइस, मैं गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक आचार्य के एक बिल्कुल ही फ्रेश और नए एपिसोड में। सो गाइस, डू नॉट इन्वेस्ट इन माइनिंग विदाउट 100% टेक्निकल नॉलेज। इसी वार्निंग के साथ मैं आज ये वीडियो शुरू करना चाहूँगा। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एक ऑर्डिनरी मैन, एक ऑर्डिनरी आदमी कैसे 100% टेक्निकल नॉलेज लर्न कर सकता है माइनिंग के बारे में। तो ये मैं कौन से एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये इस वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगा मैं आप लोगों से। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये वार्निंग मैंने आखिर दिया क्यों 100% टेक्निकल नॉलेज लर्न करना ज़रूरी है माइनिंग शुरू करने से पहले। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में और कुछ इमेजेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं, और शेयर करते करते ये डिस्कस भी कर लेता हूँ। गाइस, अभी जो पिक्चर आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ वो देख के शायद आप लोग शॉक्ड हो जाओगे बिल्कुल। ये देखिए, और यही वो रीज़न है जिसके वजह से मैं आप लोगों को ये वार्निंग दिया अभी कि विदाउट 100% नॉलेज आप माइनिंग पे इन्वेस्ट कभी भी मत कीजिए। आगे कुछ और पिक्चर है जो देखने से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ये उसी बिल्डिंग का आग बुझने के बाद का फ़ोटो है। ये देखिए, ये किसी का माइनिंग रिग था जो कि कई करोड़ों का था शायद, जो जल के राख हो गया। ये एक सिंगल माइनिंग मशीन है, 6 कार्ड वाला माइनिंग मशीन है। इसका भी प्राइस लगभग तो 2 से 2.5-3 लाख का होगा। ये जो 2-2.5 लाख रुपीज़ है ना, ये कम नहीं होता है। 2-2.5 लाख बहुत होता है कोई भी आदमी के लिए। आगे देखिए, ये बिफोर आफ्टर फोटो है। ये पावर सप्लाई है। इसको ज़्यादातर पावर सप्लाई की वजह से ही माइनिंग रिग पे आग लगता है। ये स्प्लिटर है। स्प्लिटर की वजह से भी बहुत आग लगता है माइनिंग रिग पे। तो ये मैं आखिर दिखाया क्यों आप लोगों को? ये इसीलिए दिखाया क्योंकि इंडिया में ना ज़्यादातर आप जिससे भी माइनिंग रिग बनवाते हो ना, वो खुद उसका नॉलेज ज़्यादा नहीं होता है। बहुत YouTube में मैं एक्चुअली ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा रीज़न ही ये था। YouTube में आजकल मैं बहुत ऐड देख रहा हूँ कि लोग आके बता रहा है कि हाँ देखो, मेरा ये माइनिंग मशीन का सेटअप है और मैं खुद भी माइनिंग जो एक्सेसरीज़ है उसके ऊपर डील करता हूँ। मैं आपको अगर ख़रीदना है तो मेरे पास आ सकते हो। लेकिन उसको खुद को पूरा नॉलेज नहीं होता है। उसका जो रिग बिल्ड है ना, वो देख के मैं बता दूंगा कि उसको कितना नॉलेज है और कितना नहीं है। आप सोचिए, अगर आप ऐसे किसी बंदे से माइनिंग रिग बनवाते हो और उसके वजह से आपका माइनिंग रिग जल जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्या होता है, मतलब ये तो भयानक इफेक्ट है। मतलब आपके घर में भी आग लग सकता है ना माइनिंग रिग की वजह से। अगर ये हो जाता है तो आप ये होने के बाद उस बंदे को ब्लेम करके करोगे क्या? कुछ नहीं होगा। आपको जो करना है ना, आपको पहले करना है। और इंडिया में अगर आप किसी भी बंदे से माइनिंग रिग बनवाते हो तो वो बंदा खुद नॉलेजेबल है या नहीं, वो बंदा खुद कितना जानता है माइनिंग रिग के बारे में, ये पता करने के लिए आपको खुद नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। ये बात समझिए आप पहले। आपके पास अगर टाइम नहीं है रिग बनाने के लिए, रिग मेंटेनेंस के लिए, तो आप किसी दूसरे बंदे से करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास इतना टाइम होना चाहिए माइनिंग मशीन पे इन्वेस्ट करने से पहले कि आप सीखो। कोई भी दूसरा बंदा जो काम करके जा रहा है, आप काम करके रात में जब घर आओगे तो एक बार चेक कर लो कि हाँ वो काम बंदा ठीक से किया या नहीं। वो जो एक्सेसरीज लगा रहा है आपके माइनिंग मशीन पे, जो एक्सेसरीज यूज़ कर रहा है, वो ठीक ठाक दे रहा है या नहीं। जैसे कि ये जो वायर है ना, ये जो स्प्लिटर मैंने आपको दिखाया अभी, ज़्यादातर इंडिया में ना 18 गेज का स्प्लिटर यूज़ करता है लोग। लेकिन ये स्प्लिटर 18 गेज का यूज़ करना नहीं चाहिए। 18 गेज का यूज़ करने से आपको कभी भी जल सकता है, और आप अगर उस टाइम पे रिग के सामने नहीं हो तो इस तरह का कांड हो सकता है आपके साथ, ठीक है ना। तो और आप रिग के सामने हर एक टाइम रहोगे भी कैसे? तो जो भी हो, वो जो स्प्लिटर है वो एक्चुअली 16 गेज का यूज़ करना चाहिए। 16 गेज का स्प्लिटर जो है, उसका जो वायर जो क्वालिटी होता है वो मोटा होता है थोड़ा। आप एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा 16 गेज और 18 गेज। ये सब पहले मुझको भी नहीं पता था। मैं ये 1.5-2 साल में ये सब नॉलेज इकट्ठा किया। तो चलिए अभी चलते हैं मेरे माइनिंग रिग पे, और वहाँ पे जाके कुछ मेरे पास एक्सेसरीज भी है, कुछ वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और
समझाएंगे कि कैसे एक नॉर्मल बंदा, एक ऑर्डिनरी बंदा कैसे माइनिंग रीग के बारे में 100% टेक्निकल नॉलेज लर्न कर सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ माइनिंग एक्सेसरीज़ लेके आया हूँ जिससे मुझे आप लोगों को समझाने में सुविधा होगा कि किस तरह के टेक्निकल नॉलेज चाहिए आपको माइनिंग मशीन पे इन्वेस्ट करने से पहले। जैसे कि यहाँ पे आप दो केबल देख रहे हो। ये वाला जो केबल है इसका साइज़ इस वाले केबल से बड़ा है। तो नेचुरली अगर कोई भी देखेगा कि इंटरनेट पे इसका डिस्क्रिप्शन कि इसका साइज़ बड़ा है तो यही वाला केबल शायद चूज़ करेगा। लेकिन वहीं पे केबल पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन ख़रीदते हो तो ऑनलाइन पे भी इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन किसी भी स्प्लिटर में या फिर पावर सप्लाई के केबल में उसका वो कितना पावर ले सकता है अपने ऊपर वो लिखा हुआ होता है। 18 गेज, 16 गेज ऐसे लिखा हुआ होता है। ये जो केबल है ये 18 गेज का है और ये जो केबल है ये 16 गेज का केबल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 16 गेज 18 गेज से आखिर क्या होता है। 18 गेज का जो केबल है ना वो पतला होता है और पतला केबल का जो ये कनेक्टर होता है ये भी थोड़ा घटिया क्वालिटी का होता है जो जल सकता है, जो कि मैंने कुछ देर पहले दिखाया आप लोगों को इमेज में। ये 18 गेज का स्प्लिटर अगर आप लोग यूज़ करते हो तो इससे आपके माइनिंग मशीन पे आग लग सकता है। लेकिन ये जो केबल है ये 16 गेज का है और ये उस केबल से बहुत मोटा है जिसका कनेक्टर भी बहुत सॉलिड बिल्ड है। ये अगर आप यूज़ करते हो तो स्प्लिटर की वजह से आग लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इसे साइड में रख देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये जो SSD है और ये जो पेन ड्राइव है इनमें कंपैरिजन क्या है। बहुत सारा ऐसे माइनिंग रिग बिल्डर है जो आपको सजेस्ट करेगा कि आप पेन ड्राइव में अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल कर लो, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप हाईओएस से माइनिंग करो या फिर विंडोज़ से, आपको हमेशा SSD ही यूज़ करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ टच दे के जा रहा हूँ कि किस तरह का नॉलेज चाहिए होगा आप लोगों को। बाद में किसी वीडियो में मैं इस सभी एक सिंगल टॉपिक का अलग से वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोग SSD यूज़ करते हो माइनिंग मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए तो उससे आपका जो माइनिंग मशीन है उसका स्टेबिलिटी बहुत इम्प्रूव होता है और बहुत स्मूथ चलता है आपका माइनिंग मशीन। प्रॉब्लम इसके वजह से पेन ड्राइव यूज़ करने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है जो कि आपको कम फेस करना पड़ेगा अगर आप SSD यूज़ करते हो। इसको भी अभी साइड में रख देते हैं। अभी ये देखिए ये क्या है, ये दो फैन हैं लेकिन बहुत हाई स्पीड फ़ैन है और उसमें जो ये फ़ैन है ये 6000 RPM का है और जो ये दूसरा वाला फ़ैन है ये शायद 4000 RPM का है। मैं ये 6000 RPM का फ़ैन पहले यूज़ करता था लेकिन इससे बहुत साउंड आता है, बहुत नॉइज़ क्रिएट होता है इससे, जिससे मेरे आसपास में जो लोग रहते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं ये फ़ैन यूज़ करना भी छोड़ दिया। तो ये भी इसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ा। ये फ़ैन जितना कूल करता था मेरे माइनिंग रिग को, ये वाला फ़ैन या फिर कोई दूसरा फ़ैन उतना कूल नहीं कर पाता है। इसके लिए भी मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ा कि क्या करूं कूल रखने के लिए मेरे माइनिंग रिग को। तो वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा अभी। और आप किस तरह का फ़ैन यूज़ करते हो अपने माइनिंग रिग पे वो भी आपका डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। अभी ये देखिए, ये है मल्टीपल पावर सप्लाई कनेक्टर। बेसिकली ये एक पावर सप्लाई को दूसरे पावर सप्लाई से कनेक्ट करता है, जो कि मेरे माइनिंग मशीन पे भी लगा हुआ है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन दो पावर सप्लाई को कनेक्ट करने का बहुत सारा तरीका है और ज़्यादातर जो रिग बिल्डर है वो इस चीज़ को यूज़ नहीं करता है। एक सिंगल तार से भी आप दो पावर सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हो। ये जो एक सिंगल तार है इससे भी आप दो पावर सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो सेफ़ मेथड नहीं है। और भी बहुत कुछ ऐसे एक्सेसरीज़ आता है दो पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वो सेफ़ नहीं है। जो सेफ़ है, सबसे ज़्यादा जो सेफ़ है वो है ये। इससे अगर आप कनेक्ट करते हो दो पावर सप्लाई तो सबसे ज़्यादा सेफ़ रहेगा। आग लगने का चांस बहुत कम हो जाता है उससे, क्योंकि पावर सप्लाई की वजह से ही आग लगता है ज़्यादातर। मैंने पहले भी बोला आप लोगों को। और सबसे लास्ट में मैं सिर्फ ये दिखाना चाहूँगा, ये है मेरा ग्राफिक्स कार्ड का क्लीनिंग किट।
नॉर्मली जितना धूल जमता है, ये जो ब्रश है इसी से क्लीन करता हूँ मैं। तो ग्राफिक्स कार्ड को खोलना पड़ता है क्लीन करने के लिए, हमेशा खोलना नहीं पड़ता है, कभी कभी ऊपर से भी क्लीन हो जाता है। वो भी मैं उसके रिलेटेड भी एक वीडियो लाऊंगा मैं इस चैनल पे। तो अभी माइनिंग रिग में चलते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाके देता हूँ आप लोगों को। तो गाइज़, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये मेरा माइनिंग रिग है। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे दिखाया मैं आप लोगों को कि मैंने 2 तरीके का फ़ैन यहाँ पे यूज़ किया है। एक है ये जो 4000 RPM का मोटर लगा हुआ है ये 2 फ़ैन में, और ये जो सारा का सारा फ़ैन है बाकी का RGB में, वो सारा सेम ही फ़ैन है, ठीक है। लेकिन इसका स्पीड बहुत लो है, इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है कूलिंग में, लेकिन ज़्यादा नहीं। स्पेशली मेरे पास 2 ऐसे कार्ड है जो ज़्यादा हीट होता है, ठीक है ना। और उसी 2 कार्ड के सामने मैं बेसिकली ये 2 फ़ैन लगाया, तो उससे मेरा हीटिंग इशू का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। मेरे बाकी का कार्ड उतना ज़्यादा हीट नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पे एक आसूस टफ है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हीट होता है, उतना भी नहीं। और सबसे ज़्यादा जो हीटिंग इशू आता है वो यहाँ पे गीगाबाइट का 3060 Ti लगा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा करंट भी ले लेता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और ज़्यादा टेम्परेचर भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे और यहाँ पे एक हाई स्पीड का फ़ैन लगाया हूँ। और पहले क्या होता था, पहले वो जो 6000 RPM मोटर का फ़ैन मैंने दिखाया जो सबसे ज़्यादा नॉइज़ी फ़ैन है, पहले वो एक ही फ़ैन मैं यहाँ पे ऊपर ऐसे टिल्ट करके नीचे की तरफ लगाया था पहले, जिससे मुझे कूलिंग तो हाँ मिल जाता था, लेकिन उससे भी एफिशिएंटली ये 2 फ़ैन कूल करता है मेरे माइनिंग रिग को। नेक्स्ट आता है ये पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो भी आप यूज़ करेंगे वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का पावर सप्लाई होना चाहिए। पावर सप्लाई में आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, 1000 भी नहीं बचाना है पावर सप्लाई में। तो जो भी है, मैं जो ये वाला पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, ये आसूस का ROG Thor 850 वाट पावर सप्लाई है। और ये जो पावर सप्लाई है ये भी आसूस का है, ये ROG Strix 850 वाट पावर सप्लाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ROG Thor। इसमें एक डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें मुझे वाटेज दिख जाता है कि कितना वाट ले रहा है कंप्यूटर इस पावर सप्लाई से। और ये जो पावर सप्लाई है ये है ROG Strix 850 वाट पावर सप्लाई। ये गोल्ड स्टैंडर्ड पावर सप्लाई है, और ये पावर सप्लाई जो है ये प्लैटिनम स्टैंडर्ड है। प्लैटिनम स्टैंडर्ड पावर सप्लाई गोल्ड स्टैंडर्ड पावर सप्लाई से ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके ऊपर भी एक कैटेगरी आता है जो कि टाइटेनियम कैटेगरी में आता है, वो और बढ़िया होता है, वो इंडिया में मिलता नहीं है ज़्यादातर। तो आप अगर एक ATX पावर सप्लाई यूज़ करते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ प्लैटिनम पावर सप्लाई। और आप अगर सर्वर पावर सप्लाई यूज़ करना चाहते हो तो मैं इंडिया में आपको मना करूँगा, क्योंकि इंडिया में अच्छे क्वालिटी का सर्वर पावर सप्लाई मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी है तो वो सेकेंड हैंड मिलता है, और सेकेंड हैंड मैं प्रेफर नहीं करता हूँ पावर सप्लाई एटलीस्ट, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता नहीं होगा। कुछ दिन चलेगा, बाद में फूक जाएगा वो भी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे कि मैं इसके पहले एक वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, मैं जो भी कार्ड यूज़ करता हूँ ग्राफिक्स कार्ड, वो सभी फ्लैगशिप कार्ड होता है। 3070 अगर मैं यूज़ करता हूँ तो 3070 का जो सबसे ऊपर का मॉडल है आसूस का Strix, ROG Strix, वो वाला यूज़ करता हूँ। 3060 Ti अगर यूज़ करता हूँ तो इसका जो सबसे ऊपर वाला मॉडल है Vulkan OC, तो उसको मैं यूज़ करता हूँ। और कैसे मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट क्वालिटी का है पर्टिकुलर उस 3060 Ti में, जैसे कि ये मॉडल सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, ये मैं कैसे डिसाइड कर पाता हूँ, उसके लिए भी एक अलग सा वीडियो में बोलूँगा। बेसिकली इसी वीडियो में एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूँ। इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे ना कि which RTX 3060 Ti to buy, तो उसके लिए एक चैनल है जो कि डेडिकेटेडली इस टाइप के वीडियो अपलोड करता है कि उसमें VRAM कैसे लगा हुआ है, किसका टेम्परेचर, किसका फ़ैन का जो क्वालिटी है सबसे बढ़िया है, किसका टेम्परेचर सबसे लो रहता है, पूरा का पूरा डिटेल में वो बंदा वीडियो बनाता है। तो उसको अगर आप फॉलो करोगे तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि आप जो मॉडल ख़रीदना चाहते हो, चाहे वो 3070 हो, 3070 Ti हो, तो उसमें से
कौन से वेंडर का खरीदना अच्छा रहेगा आपके लिए, कौन सा जो मैन्युफैक्चरर है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का 3070 बिल्ड करता है, कौन सा मैन्युफैक्चरर सबसे बढ़िया क्वालिटी का 3080 बिल्ड करता है। तो वही जो यूट्यूब चैनल है उसी से पता चल जाएगा आपको। उसका यूट्यूब चैनल का लिंक अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज़ अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, जैसे कि कुछ केबल अभी भी है मेरे रिग पे। जैसे कि ये केबल 18 गेज का लगा हुआ है जो कि पतला केबल होता है। उसके बाद ये जो पीछे आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर का केबल, ये 16 गेज का है जो कि अच्छे क्वालिटी का है। तो 16 गेज का अभी ऑनलाइन पे उतना मिल नहीं रहा है, और मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ ऑफलाइन स्टोर पे तो छोड़ दीजिए आप, कुछ भी नहीं मिलेगा माइनिंग रिग के रिलेटेड। तो मैं ऑनलाइन पे सर्च करता रहता हूँ, अगर मुझे 16 गेज का केबल कभी भी मिलता है तो मैं उसको ख़रीद लेता हूँ। तो गाइज़ यही कुछ पॉइंट था, और इससे भी ऊपर अगर आप जाएंगे ना तो ये कार्ड जब ख़राब हो जाता है ना, इसका रिपेयरिंग का लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे करके। और आप अगर एक होम माइनर हो और आपको अगर खुद रिपेयर करना आ जाता है तो आप लेवल 2 तक का रिपेयरिंग घर पे कर सकते हो, और लेवल 4 तक का रिपेयरिंग का नॉलेज आपको लेना चाहिए, जैसे कि मैंने भी लिया है कि लेवल 4 में कैसे रिपेयरिंग होता है। आजकल इंटरनेट पे बहुत कुछ, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, तो वहीं से मैंने सीखा है कि लेवल 4 का रिपेयरिंग किस टाइप का होता है, कैसे किया जाता है, ताकि अगर लेवल 4 का रिपेयरिंग का कभी ज़रूरत भी पड़े मुझको, तो मुझको एटलीस्ट उसका नॉलेज रहे, ताकि वो जो रिपेयर करने वाला बंदा होगा वो मुझको ठग ना पाए। ठीक है। उसके बाद और कुछ बेसिक रिपेयरिंग मेंटेनेंस होता है। कभी अगर आपका कार्ड हीट करने लगा, ज़्यादा ओवर हीटिंग इशू आने लगा आपके कार्ड में, तो आपको ये भी सीखना चाहिए कि आपको अपना कार्ड खोल के कैसे उसका थर्मल पैड, अंदर थर्मल पैड लगा हुआ होता है, थर्मल पेस्ट भी होता है, वो कैसे चेंज करना पड़ेगा, ये आपको खुद को आना चाहिए। आप खुद सोचिए ना, आपका जीपीयू का अगर थर्मल पैड चेंज करने का टाइम आ गया है, अगर थर्मल इशू आ रहा है आपके जीपीयू में, तो आप कोई भी बंदे को अगर थर्मल पैड चेंज करने के लिए देते हो तो वो कितना चार्ज करेगा? वो बहुत सारा चार्ज करेगा। आपके पास कितना जीपीयू है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा ना, तो आप क्यों एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे? उसके बदले में आप पैशनेट अगर हो माइनिंग के बारे में, तो आपको खुद सीखना चाहिए ना कि कैसे रिपेयर करना चाहिए, कैसे सर्विस करना चाहिए आपके माइनिंग रिग को। अगर आप ये खुद नहीं सीखते हो ना, और कोई दूसरा बंदा अगर आपके लिए ये काम कर रहा है और उसके हाथ से अगर कुछ गलती हो जाता है तो आपको पछताना पड़ेगा। आप खुद 100% नॉलेज इकट्ठा कीजिए ऑनलाइन से। ऑनलाइन में आजकल सारा का सारा नॉलेज अवेलेबल है। ऑनलाइन से सीखिए, उसके बाद खुद अप्लाई कीजिए अपने माइनिंग मशीन पे, खुद बिल्ड कीजिए अपना माइनिंग मशीन। तो गाइज़ इस वीडियो में मैंने अभी तक आप लोगों को जितना सारा रीज़न बताया, इससे भी कहीं ज़्यादा रीज़न एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक वीडियो में अगर बताया तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबा बन चुका है अभी तक। और एक बात बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि इस वीडियो में मैंने जितना सारा पॉइंट कवर किया है, उस सभी पॉइंट का एक एक डिटेल वीडियो इस चैनल पे मैं फ्यूचर में अपलोड करने वाला हूँ। और आप गाइज़ अभी आप देख सकते हो अभी कितना टाइम कितना हुआ है, 3:30 बज चुका है और मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक करना तो बनता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।